Hey, hello students. Hello class. This is your physics teacher from Mahesh Tutorial. Welcome to the Mahesh Tutorial मनोवैज्ञानिक कैंप। सर ये कैंप में होने क्या वाला है? बच्चा ये कैंप में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एंड हाउ यू कैन इजीली स्टडी द साइंस। इट्स ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस एंड अ बेसिक थिंकिंग स्किल्स। ओके, तो सबसे पहले चालू करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स में कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म्स सुनते हैं ना, इलेक्ट्रिकल टर्म्स, तो हमें समझ में आता है कि यार रोड पे वो रेड बॉक्स क्यों होता है, रेलवे लाइंस पे रेड बॉक्स क्यों होते हैं, ये वाले बॉक्सेस कि फिर काफी दफा हम लोग ना बिल्डिंग में बारिश के वक्त सुनते हैं अरे फ्यूज उड़ गया, या फिर हम कभी सुनते हैं आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, ओवरलोडिंग, या थ्री पिन प्लग क्या होता है, लॉन्ग पिन, टू पिन, फेज, ये वायर वो वायर। काफी सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, करंट कैसे फ्लो होता है, क्या 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 कैसे होता है। सो बेसिकली हमें लगता है कि इलेक्ट्रिकल पार्ट दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे इट्स अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। इट्स ऑल अबाउट द क्लियरिंग ऑफ अ बेसिक्स। तो सबसे पहले चालू करते हैं कि सर ये करंट का मतलब क्या होता है। करंट का मतलब होता है फ्लो। whenever something flows we call as current. तो सर why do we use a word electric current? We use a word electric current because वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी यूज अ टर्म इलेक्ट्रिक करंट, अ वेरी कॉमन टर्म। तो मतलब याद रखना, जब भी कोई मेटल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये बात आती है कि सर कोई भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट दैट इज इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते कैसे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से हैं। तो अब चालू करते हैं हमारे बेसिक से। तो सेकंड थिंग, बट व्हाई डज द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ओनली व्हेन द स्विच ऑन? फिर इसको करंट क्यों बोलते हैं? सबसे पहले ये जान लो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो चार्ज फ्लो कैसे करते हैं कोई भी कंडक्टर में? आप सब लोग जानते हो, बहुत ही कॉमन थिंग है। जो पानी का फ्लो है, वाटर का फ्लो है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। मतलब अगर मैं एक टैंक लेता हूं, उसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूं और उसके अंदर पानी भरता हूं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल वो पानी नीचे आएगा। कब तक नीचे आएगा? जब तक दोनों टैंक की मात्रा सेम नहीं हो जाती। Same goes with the temperatures. If a higher temperature body and a lower temperature body comes in a contact, the energy flow will be from higher temperature to lower temperature. कब तक? जब तक फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे दोनों केसेस में हम लोगों ने क्या देखा? जो एनर्जी फ्लो है इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर। सेम हमारे चार्जेस के साथ भी होता है। सर ये जो सेल है ना, सेल सेल काम क्या करता है? हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बट इलेक्ट्रिक करंट में सेल इज अ वेरी बेसिक पार्ट। सर कैसे? ना, सेल प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस। सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है वही एक बार देखते हैं ना। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, जो एक्चुअल में ऐसा दिखता है, जिसमें प्लस और माइनस साइन होता है। जो प्लस पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल। और जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा याद रखना, जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, सेल के अंदर ना केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से ना नेगेटिव वाले की तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, और पॉजिटिव वाले की तरफ कम इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं ना। तो ये जो सेल है ना, सेल हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो अभी आप ही बताओ, आप लोग बताओ, अगर आप चल रहे हो, सामने वाला आपका बेवजह रुक जाता है, तो आप क्या करोगे? आप उसको बोलोगे ना, फोर्स करोगे कि भैया आगे चलो, लेट हो रहा है, तो आप उसको फोर्स करते हो। वैसे ही सेल फोर्स प्रोवाइड करता है किसको? वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्स्ट्रा चार्ज देके फोर्स प्रोवाइड करता है। इट जस्ट लाइक एक वॉर हो चुका है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके लड़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और आगे बढ़ना है, तो हम लोग इस सेल से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और आगे धक्का देने का काम करता है। सो दैट्स व्हाई चार्जेस को भी फ्लो होने के लिए वी नीड अ सेल दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। तो सेल बेसिकली क्या काम करता है? फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स। आपने साइकिल पे बैठे, साइकिल पे बैठने के बाद क्या साइकिल अपने आप चलेगी? नहीं, यू नीड टू प्रोवाइड द मस्कुलर फोर्स। वैसे ही कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फ्लो नहीं होंगे, वी नीड टू प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम कौन करता है? सेल काम करता है। So the function of the cell is to provide potential difference. The second question arises, sir, आपने बोला कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं? तो याद करो, we have a
एटम, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इनके आजू बाजू गरबा कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। नो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा फोर्स है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये जो नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर कितने? अदर 5, 6, 7। यू नो दैट यहां पे स्क्रीन पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 8। तो 8 का पेट भरने के लिए हमें और कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? 1, 2, 3। तो एटम क्या करता है? अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं करता, उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से पकड़े हुए हैं। उसने तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से अपनी तरफ पकड़ के रखा हुआ, क्यों? उसके पास एनर्जी ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम जब आप बेचारे मेटल की बात करोगे, मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बहुत बहुत कम एटम्स, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 1, 2, 3। तो उसको 8 बनाने के लिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को 8 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए? 5, 6, 7, जो कि बहुत एनर्जी डिमांड कर रहा है। तो ये बेचारा मेटल क्या बोलता है? अरे जब मेरे पास इतना एनर्जी है ही नहीं, तो मैं इनको अपने पास रख के क्या करूंगा? ये इनको अपने बाहर से धक्का देता है, बोलता है तुम चले जाओ मेरे पास से। तो ये जब बाहर आ जाते हैं लो अट्रैक्शन की वजह से या वीक फोर्स की वजह से, इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में फ्लो होते हैं। व्हाट आई सेड, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में फ्लो होते हैं, एंड हेंस वी कॉल इट एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए आपने कभी सुना होगा ना कि हम लोग मेटल्स का क्यों यूज करते हैं? मेटल्स में इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज मेटल्स हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर बोला था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे आएगा? तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, क्यों? उसकी इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो वी हैव अ 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स: कंडक्टर which have large number of free electrons, देन वी हैव इंसुलेटर्स जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, मतलब नॉन मेटल्स। और लास्ट में आते हैं आज हमारे जीवन को सबसे साधारण बनाने वाला, सबसे इजी बनाने वाला, सेमीकंडक्टर्स। आज अगर सेमीकंडक्टर्स नहीं होते तो आज आप मैं कोई भी बात ही नहीं कर पाता। सेमीकंडक्टर्स हैव अ वास्ट वैरायटी ऑफ यूज। तो सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और नहीं भी देते हैं। तो सर इलेक्ट्रॉन्स वो कब रिलीज करते हैं? दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो why they are called a semiconductor? Because at certain temperature they release free electrons। तो वो क्या कहलाएंगे? मेटल। बट कभी कभी वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं देते तो क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर। वो दोनों का काम कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। एग्जांपल क्या क्या है आपके डे टू डे लाइफ में ना, आजू बाजू सारे के सारे अप्लायंसेस सेमीकंडक्टर्स के बने, मैक्सिमम। हीटर ले लो, रिमोट ले लो, रिमोट में डिजिटल पार्ट्स ले लो, एलईडीज ले लो, दिस ऑल आर द सेमीकंडक्टर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स नहीं रहेंगे तो मोबाइल के वगैरह डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस काम ही नहीं करेंगे। तो hence what we say that metals provide free electrons, hence they can travel from higher potential to lower potential। तो वायर में क्या होता है मालूम है? वायर में जो सारे के सारे एटम्स हैं ना और ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर इधर उधर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। इट जस्ट लाइक आप स्कूल में कैसे जब तक टीचर नहीं आती थी इधर उधर भटकते रहते थे, जैसे ही टीचर आती थी आप शांत हो जाते थे। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका रैंडम मोशन है, हमें इसको पर्टिकुलर फ्लो में लेके आना है। जो ब्लैक वाले देख रहे हो, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको पर्टिकुलर धक्के में लाने के लिए वी प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हर एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में अपने फोर्स कैंसिल कर देते हैं, अपने इफेक्ट्स कैंसिल कर देते हैं। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो में लाने के लिए वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा धक्का। वो एक्स्ट्रा धक्के को हम लोग क्या बोलते हैं? अब भी मैंने डिस्कस किया था। व्हेन वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा धक्का देते हैं, वी कॉल इट एज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कौन देगा? सेल देगा। तो जैसे ही सेल आता है, दे प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस द चार्जेस स्टार्ट ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। सर नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों जा रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, दे विल ट्रेवल टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। कहां जाएंगे? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स आर, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, hence flow of free electrons are negative to positive।
बट कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या बताते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जस्ट सी दिस डायग्राम, ये सेल है, ये प्लस एंड माइनस, दिस ग्रीन कलर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर पहला वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जगह खाली। फिर ये आगे वाला नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट अट्रैक्ट होगा, जगह खाली, पॉजिटिव। फिर ऐसे वन बाय वन, 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 ये करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट द रियल करंट आर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। So this is the basics of our electric current. Now, जब हम लोगों ने इतना सब पढ़ ही लिया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि चार्जेस कैसे फ्लो होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए धक्का देना बहुत जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है। तो एक एक करके हम अपना डाउट क्लियर करते हैं कि जो हम लोग घर में जब भी वायरिंग वगैरह होता है तो हम लोग पूछते हैं ना, अरे मम्मी ये वायरिंग के कलर्स इतने इतने डिफरेंट कलर्स क्यों है, ये हमारे घर में 3 पिन क्यों होता है, ये हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस 3 पिन के क्यों आते हैं, अर्थिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, क्या शॉर्ट सर्किट होने पे हमेशा आग लगती है, हमेशा आग नहीं लगती। तो आओ डिस्कस करते हैं एक बार। अब आजकल तो हम लोग ये बहुत कम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज, बट इसका प्रिंसिपल, इसका वर्किंग, बाकी सबका ये काम सब सिमिलर है, बाकी एमसीबी का भी। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल फ्यूज? इलेक्ट्रिकल फ्यूज एक्सेस ऑफ करंट को रोक देता है, जो ज्यादा करंट आ रहे हैं उनको रोकने का काम किसका है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज का। ना हाउ डज इट वर्क? ये पोर्सिलेन बॉडी है। सर व्हाट इज पोर्सिलेन बॉडी? जो आपके टाइल्स होते हैं ना, घर में टाइल्स हैं, टाइल्स के मटेरियल सिरामिक्स, दिस आर द पोर्सिलेन बॉडी, ये जल्दी हीट नहीं होते। नाउ बिटवीन दीज टू, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यहां और यहां में हम लोग एक वायर ज्वाइन करते हैं। बहुत ही पतला सा वायर होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हुई होती है। सर क्यों कम होती है? इट इज मेड अप ऑफ लेड एंड टिन। तो सर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों रखा है, इतना कम क्यों रखा है, डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज है, ये कनेक्टेड है एक हाई वोल्टेज सोर्स से, और उसके बाद हमारे घर में एक वायर आ रहा है, टीवी। सो एवरीवन नोज, हमारे घर में दैट इज द डोमेस्टिक वोल्टेज इज 220 से लेके 240 ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर एशिया। द डोमेस्टिक वोल्टेज इज 220 से लेके 240, तभी हमारे अप्लायंसेस काम करते हैं। तो अभी जो वोल्टेज आ रहा है 230, अप्लायंसेस हमारा काम करेगा, मस्त काम कर रहा है। बट अगर बाई चांस, बाय एनी डिफॉल्ट देयर इज अ शॉर्ट सर्किट, तो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस बिकम वेरी लेस, करंट बिकम्स वेरी हाई। सो हाई वोल्टेज ऑफ करंट आया, और अगर ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज ने इसको नहीं रोका तो ये करंट हमारे घर में आके धमाका कर देगा। कि हमें धमाका होने से रोकना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने इलेक्ट्रिकल फ्यूज का मदद लिया है। तो जो हाई वोल्टेज है जैसे ही ये वायर के पास आएगा, तो वायर धीरे धीरे हीट होके मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट होने के बाद वायर ब्रेक हो जाएगा, करंट विल स्टॉप, एंड हेंस द अप्लायंसेस आर सेफ। तो सर ये हम लोग अपने घर में क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज इसमें टाइम लगता है, इट टेक्स 10 सेकंड टू 8 सेकंड मेल्ट होने में। इसके जगह पे हम लोग यूज करते हैं एमसीबी, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन योर होम। एमसीबी क्या होता है? ब्लू कलर के उसके ट्रिपर्स होते हैं जो टॉप पे लगे होते हैं, मेन बोर्ड बोलते हो आप लोग उसको, मेन सप्लाई। तो आजकल हम लोग एमसीबी वो यूज करते हैं, विच वर्क्स विद इन अ सेकंड, 1 सेकंड से कम टाइम में वो एक्ट कर देता है, पूरे घर का लाइट बंद हो जाएगा। तो आओ घर के देखते हैं कि घर में हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट कैसे सप्लाई करते हैं। आपने अगर देखा होगा तो घर में कुछ कलरिंग वायर आते हैं, वो क्यों आते हैं? तो सबसे पहले बिल्डिंग के नीचे से स्टार्ट करते हैं, दिस आर द मेन सप्लाई ऑफ योर बिल्डिंग। दिख रहा है ये सब? ये आपकी बिल्डिंग के नीचे होता है। तो कभी प्लीज ये रूम में एंटर मत करना अनटिल एंड अनलेस यू आर विद सम एडल्ट पर्सन, कोई आपका बड़ा साथ में हो, तो तभी हम लोग इलेक्ट्रिकल रूम में एंटर करते हैं, वरना एंटर नहीं करते। उसके बाद आता है आपका मीटर रीडिंग। मीटर रीडिंग के बाद अब वायर्स आपके घर में आते हैं, दिस आर द मेन सप्लाई, दिख रहा है? ये आपके घर में लगा होता है कहीं पे टॉप पे। फिर उसके बाद वायर डिवाइड होके, ये रेड और ब्लैक वायर आपके घर में ये प्लग्स में डिवाइड हो जाते हैं।
प्लग्स में आ जाता है। 3 पिन प्लग्स। नाउ सर व्हाई देयर इज अ 3 पिन? तो सबसे पहली बात ये जान लो, जो सबसे पहले एक पॉइंट है दैट इज लाइव वायर, आल्सो कॉल्ड एज फेज वायर। सर उससे क्या होता है? उससे करंट आता है। तो सर ये ब्लैक वाला क्या काम करेगा? ब्लैक वायर इज न्यूट्रल वायर, उसे जो बचा कुचा करंट है वो वापस जाता है। तो पब्लिक बोलती है या काफी लोग बोलते हैं live wire is dangerous. Of course live wire is dangerous, but we should not neglect neutral wire is also dangerous. So whenever you see a wires open, don't ever touch them. कभी भी कोई भी वायर खुला होगा तो प्लीज डोंट एवर टच देम, जस्ट इन्फॉर्म एनी एल्डर पर्सन नियर बाय यू। तो वी हैव अ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। लाइव वायर करंट लेके आता है, जो अप्लायंसेस करंट यूज कर लेता है, तो बचा कुचा करंट कौन भेजता है? न्यूट्रल वायर। तो ये दो वायर हो गए। तो सर ये थर्ड वायर क्यों यूज किया आपने? इतना मोटा वाला वायर है, इसको उसको अलग से पॉइंट भी दिया आपने, इतना मोटा एरिया क्यों दिया हुआ है? शोपीस के लिए नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग वायर। तो सर अर्थिंग वायर का काम क्या है? इट्स अ सेफ्टी वायर, वो हमारी जान बचाने के लिए। सर वो एक अर्थिंग वायर हमारा जान कैसे बचाएगा? तो डिस्कस करते हैं वो एक अर्थिंग वायर हमारा जान कैसे बचाएगा। तो सपोज इफ आपका बिल्डिंग जब बनता है तो ऑलरेडी देयर आर कॉपर प्लेट्स इन योर बिल्डिंग, नीचे रखा रहता है फॉर डिस्चार्जिंग द करंट्स। मान लो आप अपने घर में एक आयन यूज कर रहे हो, आपको बाहर शादी में जाना है और एक आयन यूज कर रहे हो। तो आयन को गर्म करने के लिए हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप एक वायर लोगे, लाइव वायर, और एक न्यूट्रल वायर। और आपको सबको पता है कि आयन के अंदर, आयन के बीच में देयर आर कॉइल्स। वो कॉइल्स जैसी करंट उनके अंदर आता है वो हीट अप होना चालू हो जाता है। और एक अर्थिंग वायर। अब जरा डिस्कस करते हैं ये काम कैसे करता है। लाइव वायर करंट लेके आएगा, कॉइल हीट होगा, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। बट बाई चांस, कभी बाई चांस कोई चूहे ने, कोई इलेक्ट्रिशियन ने, उनकी गलती की वजह से वायर के अंदर क्रैक आ गए, या आपने बराबर हैंडल नहीं किया है और अंदर से करंट लीक हो रहा है, तो अगर करंट लीक होगा तो वो पूरे मेटालिक बॉडी में फैलेगा, और करंट लीक होने के कारण आप अगर कभी टच किए तो आपको शॉक लग सकता है, विच इज डेंजरस। गीजर, पता ना, गीजर ठंडियों में भी गीजर हम लोग यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो डेंजरस। सर कैसे? अगर बाई चांस कभी लीक होके करंट पानी के अंदर उतरा तो इट्स डिफिकल्ट फॉर अस एंड इट इज ऑल्सो डेंजरस फॉर अस। तो सर करें तो करें क्या? ये करंट लीक हो रहा है तो किसको बुलाएंगे? पानी लीक होता तो हम लोग प्लम्बर को बुलाते हैं, तो इसको लीकेज हो रहा है तो बार बार किसको बुलाएंगे? तो सिंपली अर्थिंग वायर कम्स हियर फॉर रेस्क्यू। सर हाउ डज अर्थिंग वायर हेल्प अस? तो जो एक्स्ट्रा करंट लीक हो रहा है ना, लीक, तो ये क्या काम करेगा? ये एक्स्ट्रा करंट जो लीक हो रहा है ये उनको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने तरफ। एंटीना का काम करता है, ये अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद अर्थ में ड्रॉप करेगा। इससे क्या होगा? एक्सेस करंट एब्जॉर्ब करके अर्थ में ड्रॉप किया, आपके अप्लायंसेस में करंट तो आएगा बट बहुत हल्का फुल्का आएगा, बच जाओगे। कभी कभार वायर के अंदर क्रैक्स आते हैं, तब ये चांसेस होते हैं, या फिर कभी एक्सेस ऑफ करंट आ गया अप्लायंसेस के अंदर, वायर वगैरह सब एकदम मस्त है, और कभी अपने आप ही बाय एनी सर्टेन इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट्स करंट एक्सेस में आ गया, तो ये एक्सेस करंट को भी नीचे उतारने का काम कौन करता है? अर्थिंग वायर। तो बेसिकली वी हैव कितने वायर? 3 टाइप्स ऑफ वायर, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। लाइव वायर करंट लेके आएगा, न्यूट्रल बचा कुचा लेके जाएगा, और अर्थिंग वायर एक साथ सारे एक्सेस करंट को अर्थ में ड्रॉप करता है। तो सर क्या हमारे हर एक प्लग पॉइंट से एक वायर अर्थ में गया? नहीं बच्चा, पूरे घर का एक कॉमन अर्थिंग वायर होता है, फिर एक पूरे फ्लोर का कॉमन अर्थिंग वायर नीचे की तरफ जाता है। इसका मतलब ये नहीं समझना जहां जहां पे प्लग है वहां पे हर एक वायर नीचे गया अर्थ में, नहीं। पहले वो आपके घर के मेन बोर्ड में आता है सारे अर्थिंग वायर, फिर वो नीचे जाता है। हेंस दे आर प्रिवेंटेड। नो, वन मोर कॉन्सेप्ट वी हैव अ शॉर्ट सर्किट। whenever we hear a word short circuit, तो सबसे पहली बात ये दिमाग में आता है कि अरे आग लगेगा, आग लगेगा।
या whenever we hear about short circuit, sir, there might be a big fire due to certain defaults वगैरह 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 हमारे दिमाग में आता है. बट हर शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगती. इट जस्ट बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस आग लगती है. तो शॉर्ट सर्किट वक्त वो होता कैसे है, कभी शॉर्ट सर्किट होते कैसे हैं? तो शॉर्ट सर्किट इतना बड़ा क्यों हुआ सर, शॉर्ट सर्किट इतना छोटा कॉन्सेप्ट है तो आग इतनी क्यों बड़ी लगती है? तो लेट अस डिस्कस हाउ डज अ शॉर्ट सर्किट अकर्स. वी हैव अ बल्ब, वी हैव अ वायर, live and neutral. We know that live will bring the current and neutral बचा कुचा करंट लेके जाएगा. The appliances is working clearly. Now, by any default rough and tough uses या low quality of wire या कोई पेस्ट ने वायर को काटा या आपने ही वायर को बराबर हैंडल नहीं किया, वायर के ऊपर क्रैक्स आ गए. You might have seen the cracks on the wire. Cracks in the wire, you can see the copper wire coming out. इंसुलेशन से कॉपर वायर बाहर आता है. या फिर कभी कभी देखो लूज फिटिंग करते हैं, एकदम जहां पे वायर एंड होता है वहां पे लूज फिटिंग करते हैं और वो दोनों वायर आपस में टच हो जाते हैं. तो क्या हो रहा है, अगर बाई चांस ये वायर आपस में टच हो गए तो जो करंट है, करंट बीच में से ही वापस चले जाएगा. वो पूरा पाथ फॉलो नहीं करेगा, पूरा सर्किट फॉलो नहीं करेगा, वो शॉर्ट भाग रहा है. आप सब लोग देखो क्रिकेट खेलते रहोगे, वी हैव अ क्रीज. एक बॉलर के एंड पे क्रीज होता है और एक बैट्समैन के एंड पे क्रीज होता है. मालूम है कभी कभी जब रन आउट होने वाले रहता है तो हम लोग देखते हैं वो लाइन के आगे आया कि नहीं क्रीज. तो अगर कभी कोई प्लेयर ने क्रीज को टच नहीं किया वो और वापस भागा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन बोलते हैं. वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स अपना पूरा पाथ कवर अप नहीं करेगा, पूरा सर्किट कवर अप नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किट. तो शॉर्ट सर्किट के वक्त क्या होता है, रेजिस्टेंस बिकम वेरी लेस एंड करंट बिकम्स वेरी वेरी हाई. और ये हाई करंट स्पार्क क्रिएट करता है. और स्पार्क क्रिएट करने से इट कैचेस, अगर आजू बाजू में कोई ऐसा मटेरियल है जो आग पकड़ सकता है, दे विल कैच फायर. वरना फायर नहीं होगा, वरना फायर नहीं होगा. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज गुड क्वालिटी ऑफ वायर, गुड टेक्नीशियंस, गुड इलेक्ट्रिकल वर्क्स. ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गुड क्वालिटीज. तो इट इज अ सिंपल वेरी टर्म शॉर्ट सर्किट, जहां पे दो वायर आपस में टच हो जाते हैं, इट क्रिएट्स अ स्पार्क. उसके बाद उन्होंने और भी सुना है दैट इज ओवरलोडिंग. व्हाट इज ओवरलोडिंग? तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज ओवरलोडिंग. दैट्स अ main supply in of your house and the different appliances. So आप क्या कर रहे हो, आज घर में फंक्शन है, आप टीवी भी चला रहे हो, आप फ्रिज भी चला रहे हो, एसी, ओवन सब चल रहा है, सब एक साथ चल रहा है. अब इसका सारा का सारा लोड किस पे आएगा? ये सारा का सारा लोड वायर पे आएगा. मेन सप्लाई तो जितना चाहिए आपको उतना करंट देगा. आप घर में कितने भी अप्लायंसेस यूज करो वो उतना आपको करंट देगा. बट उसके लिए आपकी वायर की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, थिक होना चाहिए वायर. बट अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है तो डेंजरस है. तो इसके लिए सेफ्टी के लिए हम लोग लगा के रखते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज. अगर ज्यादा करंट आया तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज मेल्ट होकर रुक जाएगा. बट अगर इलेक्ट्रिकल फ्यूज भी काम नहीं किया तो ये करंट हमारे वायर्स में आएंगे और वायर जलना चालू करेंगे. तो जैसे जैसे धीरे धीरे वायर जलेंगे पूरा मेन सप्लाई भी जलना चालू होगा एंड हेंस ओवरलोडिंग क्रिएट्स फायर. दे मे ब्लास्ट द अप्लायंसेस. तो ओवरलोडिंग के वक्त यही खतरा है कि ज्यादा करंट आ गया. तो सर हम लोग इसको अवॉइड कैसे करते हैं? तो हम लोग इसको अवॉइड यूज कर सकते हैं गुड क्वालिटी एंड थिक वायर. इफ यू न्यू दैट कि मेरे घर में अप्लायंसेस बहुत ज्यादा है, 3 बेडरूम हॉल किचन है, काफी ज्यादा अप्लायंसेस है, तो यू कैन यूज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वायर, अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वायर. यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड मम्मी बोलते कि कभी गीले हाथ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को मत टच करो, आपको शॉक लग सकता है. सर ऐसे कैसे हमें शॉक लग सकता है? देखो ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड एवरीवन नोज दैट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और हमारे घर में डोमेस्टिक अप्लायंसेस में कितना वोल्टेज है, 220, विच इज इनफ, इनफ ऑफ वोल्टेज टू किल अ पर्सन. इसलिए हम लोग इन पार्ट्स को गीले हाथ से टच नहीं करते. सपोज देयर इज अ बॉय और वो जाके इसको टच करता है,
वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वरना वो ट्रेवल नहीं होगा। जब तक उसको पूरा पोटेंशियल नहीं मिलेगा वो ट्रेवल होने वाला नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड के अंदर तो 220 वोल्ट है, बट जो जमीन है ना, जमीन जमीन का पोटेंशियल कितना है, जीरो। जमीन का पोटेंशियल तो जीरो ही है। बट जैसे ही बॉय आता है, इसको टच करता है, और अगर वो गीले हाथों से टच करता है तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जमीन इज लोअर पोटेंशियल। तो ह्यूमन बॉडी इज वर्किंग एज अ कंडक्टर, तो उसको शॉक लग जाएगा। तो वो सर्किट को रोकने के लिए वो क्या कर सकता है, वो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो शूज पहन के आएगा, तो शूज से करंट नीचे नहीं जाएगा। शूज से करंट नीचे नहीं जाएगा बिकॉज शूज इज अ इंसुलेटर, तो करंट नीचे नहीं जाएगा। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फॉलो ही नहीं हो रहा है, हेंस उसको शॉक तो लगेगा, बट बहुत हल्का फुल्का शॉक लगेगा, बहुत हल्का फुल्का शॉक लगेगा, बट इंसान बच जाएगा। तो लेट अस रिवाइज। सबसे पहले हमने डिस्कस किया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कॉमन टर्म में बोलूं तो इट इज बेसिकली अ फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देने का काम करता है। देन वी सॉ दैट व्हाट इज करंट, करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड हाउ डज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एंड आफ्टर डिस्कसिंग दैट वी सॉ व्हाट इज डोमेस्टिक सर्किट्स। हमारे घर में डोमेस्टिक सर्किट कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट क्या है, ओवरलोडिंग क्या है, व्हाट इज अर्थिंग, एंड व्हाई वी शुड नॉट टच द अप्लायंसेस विद अ bare hand. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, सर ये इतना सारा करंट आता कहां से, इतना सारा करंट आता कहां से। हमने तो पावर प्लांट वगैरह सुना हुआ है। तो जब हमने इतना पावर प्लांट्स वगैरह वाले टर्म सुने हुए हैं, तो वहीं से एक्चुअली वहीं से वी गेट द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है वो पावर प्लांट, तो एक बार छोटे से पार्ट में डिस्कस करते हैं कि आर दीज पावर प्लांट्स गुड इनफ फॉर अस। देयर इज अ कॉन्सेप्ट समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब आप एक मैग्नेट के बीच में, आई विल एक्सप्लेन यू ओवर हियर। दिस इज अ कॉइल connected to a cell. This is plus, this is minus. जैसे ही मैं कॉइल के अंदर करंट पास करता हूं, कॉइल behaves like a temporary magnet. What does it behaves, it behaves like a temporary magnet. That is something called as electromagnetic property. अब जब भी कोई भी मेटल के अंदर करंट पास करोगे, it develops certain quality of a magnet, it becomes a temporary magnet. जैसे आप करंट बंद कर दोगे, ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करना भी बंद कर देगा। और अगर इसी के बीच से मैं एक आयन रॉड को पास करता हूं, और उसको गोल 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 रोटेट करता हूं, तो आयन रॉड के अंदर भी हल्का सा इलेक्ट्रिकल फील्ड जमा हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप एक मैग्नेट के पास कॉइल को ले जाके बार बार रोटेट करते हो, इट विल डेवलप सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रोटेट करते हो, बहुत ही सिंपल सा भाषा, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक कॉइल मेटल जाके रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होने पे क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। यही प्रिंसिपल पे बड़े बड़े पावर प्लांट काम करते हैं। सर कैसे, ना, अब आपको इतना बड़ा पावर प्लांट चलाना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने कॉइल लेंगे और एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे। कहां पे आएगा, ये जनरेटर में आएगा। अब बात ये आती है, सर कॉइल कैसे घुमाएंगे। कॉइल को भी घुमाना पड़ेगा ना मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड तो तैयार है, बट कॉइल कैसे घूमेगा। तो कॉइल को घुमाने के लिए हम लोग यूज करते हैं टरबाइंस। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स। These are the coal boilers, and the very main part, turbine, generator, transformers,
कंडेंसर एंड द ट्रांसमिशन लाइन। तो ये सारी मेहनत क्या, इतनी बड़ी मेहनत की मालूम है किसको? टरबाइन को रोटेट करने में, बिकॉज टरबाइन इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर, बट पूरे जनरेटर से नहीं, जनरेटर के अंदर कॉइल से कनेक्टेड है। वो कॉइल जैसे ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा वो हमें करंट प्रोड्यूस करके देगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले कोल है ना, कोल जो ट्रेन से कोल जाते हैं, वो कोल सबसे पहले ये नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं। और ये जो 10 फ्लोर्स के लाखों लीटर पानी होते हैं ना, लाखों लीटर पानी 10 फ्लोर 5 फ्लोर्स के, वो बॉईल होना चालू होते हैं और बॉईल होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टीम में। और जैसे ही बॉईल होकर स्टीम में कन्वर्ट होता है, ये हाई प्रेशर स्टीम हम किस पे पास करते हैं? टरबाइन पे। टरबाइन घूमना चालू करता है। जैसे टरबाइन घूमना चालू करता है, टरबाइन के पीछे क्या कनेक्टेड है? कॉइल कनेक्टेड है। कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड में उसी स्पीड के साथ घूमना चालू करता है। इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। कॉइल घुमा जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में और इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर? आपने बॉयलर देखा ना, बॉयलर, बॉयलर जो देखा, बॉयलर ने क्या किया? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर से कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ही इज यूजिंग कंडेंसर। कंडेंसर वही काम करेगा, सारे के सारे स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट कर देगा। सर अभी वाटर ऊपर कैसे जाएगा? वी विल यूज पंप। दीस आर द पंप्स। बट ये क्या हमारे एनवायरमेंट के लिए ठीक है? ये हमारे एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? बिकॉज दिस कोल गैस कॉजेस पॉल्यूशन। हमें इलेक्ट्रिसिटी तो मिल रही है बट दिस कोल गैस कॉजेस पॉल्यूशन, तो हम इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। वी नीड टू गो टूवर्ड द ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी भी यही प्रिंसिपल पे काम करता है। आपको मेन सबसे काम क्या मेन है? आपको बस टरबाइन रोटेट करना है। एक बार टरबाइन रोटेट हुआ, जनरेटर अपने आप काम करेगा ही करेगा और यू विल गेट इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज द फ्लो? तो सबसे पहले हमने कोल लिया, कोल के साथ क्या किया हमने? कोल को जलाया, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, इसलिए इसका नाम रखे थर्मल पावर प्लांट। व्हाई द नेम इज थर्मल पावर प्लांट? बिकॉज वो हीट जनरेट कर रहा है, कोल को जला के हीट जनरेट कर रहा है। नाउ व्हाट इज द बॉयलर? बॉयलर इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम। कैसे? हमने उसको कोल की मदद से गर्म किया। देन जो स्टीम निकला हमने पास ऑन किया स्टीम टरबाइन पे। स्टीम टरबाइन is connected to a generator and generator gives us electrical energy. And also we are having condenser which is connected to a turbine which converts steam back to water. ये सारा प्रोसेस सेम है, आगे चल के सारा प्रोसेस सेम है, सब में कॉमन है। स्टीम टरबाइन जहां पे लिखा हुआ ना, वहां का टरबाइन जनरेटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टीम तो चेंज होते रहेगा बट टरबाइन रहेगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन। गैस टरबाइन है, हाइड्रो टरबाइन है, विंड टरबाइन है, स्टीम टरबाइन है। देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ टरबाइंस। लेट अस सी दिस टरबाइन। दीज आर द विंड मिल्स, सबको पता है विंड मिल्स है। तो विंड मिल्स जैसे ही घूमते ना, विंड मिल्स, तो उसके नीचे लगा हुआ कॉइल भी घूमता है। नीचे देख रहे हो कॉइल, ये नीचे लगा हुआ कॉइल भी घूमेगा। सेम है, सेम टोटल सेम है, बट यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे जरा भी पॉल्यूशन नहीं होगा। यू नो द फैक्ट, अगर ये जो विंडमिल एक बार घूमता है तो नीचे रखे हुए कॉइल दे रोटेट मोर देन 80 to 90 टाइम्स। क्या सर इतना ज्यादा? यस। हैव यू सीन बाइसिकल? बाइसिकल पे कैसा आप एक बार पैडल कर दो तो पीछे का टायर मोर देन 3 to 4 टाइम्स रोटेट होता है। वैसे ही जब विंडमिल, वही सेम प्रिंसिपल है, जब विंडमिल एक बार रोटेट होता है तो अंदर के कॉइल मोर देन 80 to 90 टाइम्स। सर ये कॉइल दिख रहा है, ये वाला कॉइल, ये वाले कॉइल जनरेटर में लगे हुए ना, ये वाले कॉइल दे रोटेट मोर देन 80 to 90 टाइम्स। और जैसे ही वो रोटेट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोग विद द हेल्प ऑफ पावर स्टेशन, सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर लाइंस, ट्रांसफार्मर, ये सारे चीजों की मदद से हम लोग डायरेक्टली इसको घर कहाँ पे ड्रॉप करते हैं? घर में। इट्स नॉट लाइक कि विंडमिल ने काम करना चालू किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और हमने डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया, ऐसा नहीं होता। द एनर्जी गोज टू द पावर सबस्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, फिर एक एक करके हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जरा भी पॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो काइंड ऑफ पॉल्यूशन। सो यू नो व्हाट, गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट कंपनी जगह देख के ही ये विंड मिल सेटअप करते हैं। विंड मिल ऊपर की तरफ से भी घूम सकता है, जहां से हवा आ रही है वहां का हवा डायरेक्शन डिटेक्ट करके वो उस तरफ भी रोटेट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ पूरा पोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर का पार्ट। तो व्हाट इज एनर्जी फ्लो, एनर्जी या विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, विंड टरबाइन, टरबाइन के साथ जनरेटर, जनरेटर के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पे देखा सारा प्रोसेस है में, टरबाइन है, जनरेटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बस और बस हमें फ्यूल चेंज करना है। पहले कोल यूज किया था, अभी विंड। सेम प्रिंसिपल पे भी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। इस बार आप लोग सोचो, दिस आर द स्लुइस गेट, स्लुइस गेट है, उसके बाजू में रिजर्वायर, नीचे भी है टरबाइन, जनरेटर एंड पावर हाउस। यू नो स्लुइस गेट नेट के टाइप के होते हैं, चाय छन्नी कैसी होती है वैसे होते हैं, ताकि मछलियां वगैरह दूसरा कचरा अंदर ना जा पाए। 9th स्टैंडर्ड में वर्क एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अपने एनर्जी पढ़ा था, दो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जगह पे ही है, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही रिलीज करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही मैं स्लुइस गेट्स ओपन करता हूं, पूरा का पूरा पानी हाई पोटेंशियल एनर्जी के साथ नीचे के टच करता है काइनेटिक एनर्जी के साथ टरबाइन को। टरबाइन घूमना चालू करता है। अच्छा, जब टरबाइन भी घूम रहा है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी रोटेट्स द टरबाइन। टरबाइन जैसे ही रोटेट होना चालू होता है, अंदर का कॉइल भी रोटेट होता है, इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कभी एग्जाम में पूछा व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल घूमता है या मैग्नेटिक फील्ड ही घूमता है, कट करता है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दिस वाज ऑल द बेसिक्स ऑफ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई, रेड बॉक्स क्या काम करता है। सर वो जो रेड बॉक्स है ना हमारी बिल्डिंग के नीचे, वो पूरे एरिया का या पूरे 2-3 बिल्डिंग का मेन सप्लाई का काम करता है। आपके घर में कैसे एक मेन सप्लाई होता है, वैसे तो बिल्डिंग को भी एक मेन सप्लाई लगेगा ना। तो जो रेड बॉक्स है ना, वो मेन सप्लाई का काम करता है। सर जो फ्यूज उड़ गया वो क्या था, जब आपके एमसीबी बोर्ड या इलेक्ट्रिकल फ्यूज जब जल जाते हैं, हम लोग तभी बोलते हैं कि फ्यूज उड़ गया। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट, पावर प्लांट्स होते हैं। इसमें से तीनों में से कौन से पावर प्लांट हार्मफुल है हमारे लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट हार्मफुल है हमारे लिए, थर्मल पावर प्लांट हमारे लिए हार्मफुल है। तो कुछ पावर प्लांट्स हमारे लिए काफी हार्मफुल है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू गो ग्रीन, सो वी डू हैव ग्रीन पावर प्लांट्स आल्सो, जहां पे हम लोग एयर का मदद ले रहे हैं, पानी का मदद ले रहे हैं टू रोटेट टरबाइन। जैसे टरबाइन काम करेगा, जनरेटर भी काम करेगा। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट की सर, व्हाट आर मैग्नेट्स। सबको पता है कि मैग्नेट्स एक जगह के मैग्नीशिया में डिस्कवर हुआ था, इन एशिया माइनर, ग्रीस में। और ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या थी कि ये किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, और अगर इसको हवा में रिलीज किया तो वी गेट ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वहां पे बेंड होते थे। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, अगर आप मैग्नेट को कितने भी पार्ट में तोड़ो, एवरीवन नोज दैट इट विल कंटिन्यू टू हैव अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ओनली। कितने भी पार्ट में तोड़ दो, हथौड़ा लेके पाउडर भी कर दिया, देन ऑल्सो वी विल गेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ही मिलेगा आपको। कितने भी पार्ट में कन्वर्ट कर दो, विल गेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ड्यू टू दिस वी से द मैग्नेट्स आर डाइपोल, मतलब कितने पोल, दो पोल है। So there are certain properties of a magnet which we need to discuss it very properly. These are called as magnetic lines of forces. जो ये देखो wings दिख रहे हैं, wings, these are the magnetic lines of forces. So what are the property of magnetic lines? सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो अंदर कहां पे जाएंगे, अगर बाहर नॉर्थ से साउथ आया तो अंदर कहां से कहां जाएगा, साउथ से नॉर्थ। Inside the magnet, the direction of field lines are from south pole to north pole.
और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। These magnetic fields are stronger at the pole. जितना पास में आओगे ना, जितना मैग्नेट के पास में आओगे ना, उतना आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा, और जितना मैग्नेट से दूर जाओगे उतना धीरे 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 वीक होते जाएगा। सिंपल सी बात है, जितना पास में उतना स्ट्रॉन्ग होगा। बट एक और प्रॉपर्टी, जो लाइंस दिख रहे हैं, ये लाइंस लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये आपस में कभी नहीं टकराते लाइंस। तो दीस आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, बहुत सिंपल थी, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो अंदर कहां से कहां, साउथ टू नॉर्थ। थर्ड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स, जितना पोल्स के पास में आओगे उतना स्ट्रॉन्ग मिलेगा, और जितना दूर जाओगे वीक मिलेगा। और ये जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस हैं, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, वो आपस में कभी टकराते नहीं है। तो जस्ट हैव 30 सेकंड, जस्ट रिवाइज दिस रूल्स, जस्ट रिवाइज दिस प्रॉपर्टीज। डन, ओके। इसी चीज के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट था हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। इन्होंने काफी अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट किया था। कैन यू सी ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा, जहां पे वो देखो कुछ मेजर करता हुआ दिखाई दे रहा है एक नीडल के ऊपर। वो नीडल नहीं है, दैट इज अ मैग्नेटिक नीडल बच्चा, दैट्स अ मैग्नेटिक नीडल। और जो नीचे देखो बॉक्सेस रखे हुए हैं, दे आर द केमिकल बैटरीज। क्या है वो, जो आपस में देखो नीचे दिख रहा है, दे आर द केमिकल बैटरीज। सर वो केमिकल बैटरीज करंट सप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने क्या देखा, एक बार एक्सपेरिमेंट करते वक्त अपने बच्चों के साथ जैसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड हिल रहा था, मैग्नेटिक नीडल्स ना हिल रहे थे। सारे बच्चों को क्या लगा, जैसे ही सर करंट ऑन करते हैं, ये मैग्नेटिक नीडल्स ना घूमना चालू करते हैं, मतलब पक्का कुछ ना कुछ भूत है। बट हैंस ओस्टेड के लिए वो भूत नहीं था, वो कोई नॉर्मल साइंटिफिक रीजन था। उसके ऊपर डिस्कस करने के बाद ये पता चला कि जब भी आप वायर के अंदर करंट पास करते हो, वायर बिकम्स अ टेम्पररी मैग्नेट। व्हाई सो, बिकॉज वो अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर कर लेता है या प्रोड्यूस कर लेता है। सो व्हाट डिड ही डू, यहाँ पे आप लोग एक देखो सर्किट देख रहे हो, एबी विच इज राइट नाउ ऑन। तो ऑन रखने पे कुछ नहीं होने वाला है, आई मीन इट्स ओपन। ओपन रखने पे कुछ नहीं होने वाला है, हमें उसे क्लोज करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ क्लोज करके सर्किट को ऑन करना होगा। तो जैसे ही मैंने इसको सर्किट को क्लोज किया, पहले वाले में ओपन था, वहां पे बायोमिस्टिकली मैंने बोला कि इट्स ऑन, आई मीन टू से इट वाज ओपन, मतलब सर्किट काम नहीं कर रहा था। जैसे ही मैं करंट पास करता हूं, ये कॉइल के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। सो हेंस दिस वाज प्रूव दैट कि जब भी आप कोई भी वायर के अंदर करंट पास करते हो, इट जनरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम अगर मैं पोल रिवर्स भी करता हूं बैटरी का, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। उसके आजू बाजू कोई मैं दूसरा मैग्नेट लाऊं तो वो डिफ्लेक्शन देना चालू करेगा। तो दिस इज हाउ वी से दैट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके प्रिंसिपल पे काफी सारी चीजें काम करती हैं। तो हम क्या मैग्नेट बना सकते हैं, यस हम मैग्नेट बना सकते हैं बाय पासिंग अ करंट। तो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट है सोलेनॉइड शेप। व्हाट आर द सोलेनॉइड शेप, वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उनके ऊपर एक कोटिंग लगी होती है, रेजिस्टिव कोटिंग, ताकि कोई टच करने पे करंट ना लगे। तो जैसे ही मैं उनके अंदर करंट पास करता हूं, सोलेनॉइड के अंदर विच इज लाइक अ स्प्रिंग शेप, इट स्टार्ट्स डेवलपिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर करना चालू करता है। तो जो मेरा सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड, वो अब मेरा क्या, सोलेनॉइड क्या बन चुका है, अब वो बन चुका है टेम्पररी मैग्नेट। सोलेनॉइड अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग है। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर का नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनेगा, जब मैं उसके अंदर करंट पास करूंगा। तो एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और द लास्ट थिंग, जितना छोटा रखोगे रेडियस कम, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियस ऑफ कॉइल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
रेडियस ऑफ कॉइल कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और अगर रेडियस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आई रिपीट अगेन, रेडियस ऑफ कॉइल ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और अगर रेडियस ऑफ कॉइल कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे। आज हम लोगों ने क्या किया, क्या वी सॉ अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब धक्का देने का काम। वी सॉ हाउ करंट फ्लोज, हाउ डज द पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक principles, that is something called as Faraday's law of induction, also called as electromagnetic induction. So these are the basic concepts of science. Do revise it. जब भी आपको डाउट लगेगा तो प्लीज अप्रोच महेश ट्यूटोरियल्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे क्लास। थैंक यू, जय हिंद।